नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने अपनी कब्र तय कर ली है। मजहब की बुनियाद पर जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, अब उसकी एक्सपायरी डेट करीब आती जा रही है। अभी तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत की चिंगारी भड़क रही थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण राज्य सिंध में भी बगावत के शोले भड़क उठे हैं। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सिंध की जनता सड़कों पर उतर आई है। यहां मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं और पुलिस को बीचों बीच सड़क पर उन्हें पीटा जा रहा है। यहां तक कि सिंध के लोगों ने सड़क पर पाकिस्तानी सेना के काफिले को भी रोक दिया है। दरअसल यह सारा कोहराम पानी को लेकर है। भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया है और इसी से घबराकर अब पाकिस्तानी पानी की एक एक बूंद के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। सिंध के लोग इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि उनके हिस्से का पानी पाकिस्तान के पंजाब को दिया जा रहा है। इसलिए अब सिंध के लोगों ने अलग सिंधु देश की मांग रख दी है। आज पूरा सच में हम आपके सामने इतिहास से लेकर वर्तमान तक सिंध का पूरा सच बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बगावत की चिंगारी फूट गई है। सिंध के लोग अब पाकिस्तान से अलग होकर एक नए सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। आज हम आपको इस बगावत का पूरा सच बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि किस तरह से सिंध में हिंसक आंदोलन हो रहा है। लेकिन उसके पहले हम पूरा सच में आपके लिए वो राज लेकर आए हैं जो इतिहास में दफन कर दिया गया है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आज़ादी के पहले हमारे देश के नेताओं ने एक बहुत बड़ी गलती ना की होती तो पाकिस्तान का सिंध आज भारत का हिस्सा होता। जी हां, पाकिस्तान का सिंध प्रांत आज भारत का हिस्सा होता। कराची जो आज पाकिस्तान की राजधानी है, वो कराची शहर हमारा होता। जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने इतिहास में पढ़ा है, वो जगह आज मां भारती के नक्शे पर विराजित होती। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और तक्षशिला की निशानियां आज भारत के नक्शे के अंदर होती। वो भूल क्या थी जिसने सिंध को भारत से अलग कर दिया? ये समझने के लिए पहले आपको ये नक्शा देखना चाहिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। भारत का यह नक्शा 1912 का है। अंग्रेज सरकार ने इसे बनाया था, जिसमें पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है और भारत भी दिखाई दे रहा है। तो अविभाजित भारत का ये 113 साल पुराना नक्शा उस समय ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और आप इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये पूरा राज्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भारत में राज्यों के नाम, उनका क्षेत्रफल और नक्शे आज से काफी अलग थे। उस दौर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3 राज्य आते थे और वो 3 राज्य थे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गुजरात और सिंध। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी होती थी बंबई, जिसे आज हम लोग कहते हैं मुंबई। तो उस समय अंग्रेज मुंबई में बैठकर सिंध पर शासन करते थे। पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक हिंदू बहुल राज्य था। आप जो 3 हिस्से देख रहे हैं, नीले रंग में सिंध, पीले रंग में गुजरात और जो महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है जो आप ब्राउन रंग में देख रहे हैं, ये तीनों मिलाकर बनता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और ये नक्शा है 1912 का और ये नक्शा प्रतीकात्मक है। तो ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदू बहुल राज्य था। लेकिन उस समय कांग्रेस की एक गलती ने सिंध को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया, फिर बाद में ये भारत से ही अलग हो गया। ये कैसे हुआ, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। देखिए, 1920 के दशक में मुस्लिम लीग ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग रखी। क्योंकि सिंध में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, इसलिए मुस्लिम लीग इसे एक अलग प्रांत यानी मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना चाहती थी। सिंध में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान भी अलग सिंध प्रांत की मांग का समर्थन कर रहे थे। इसी बीच 1928 में, ध्यान से सुनिएगा, 1928 में अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इसलिए इस रिपोर्ट का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में
मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग मान ली। यानी मुस्लिम लीग की जो मांग थी सिंध को अलग करने की बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वो नेहरू रिपोर्ट में मान ली गई और अंग्रेज सरकार से सिंध को एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कर दी गई। अंग्रेज पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने इस मांग को देर सवेर मान लिया। उस समय सिंध में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं ने अलग सिंध प्रांत का विरोध किया था। आखिरकार 1936 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। इसका सीधा असर देखने को मिला और सिंध एक मुस्लिम बहुल राज्य बन गया। अब आता है साल 1941। 1941 में देश में जनसंख्या गणना हुई तो जनसंख्या में अलग सिंध प्रांत में मुसलमानों की संख्या करीब 72% थी, 72%। वहीं हिंदुओं की संख्या बची 26%, यानी 26%। यानी जो हिंदू अब तक हिंदू बहुल राज्य का हिस्सा थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदू बहुल राज्य था, वो हिंदू जो उसका हिस्सा थे वो अब सिंध बनने के बाद अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गए, जिसकी कीमत उन्हें जल्द ही चुकानी पड़ी। 1946 तक आते आते सिंध में जिन्ना की मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। इसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की योजना को मंजूरी दी। बंटवारे की योजना में यह प्रावधान था कि कौन सा राज्य किस देश में मिलेगा, भारत में मिलेगा या पाकिस्तान में मिलेगा, इसका फैसला उस राज्य की विधानसभा को करना था। चूंकि सिंध प्रांत की विधानसभा में मुस्लिम लीग के जो विधायक थे वो सबसे ज्यादा संख्या में थे, इसके अलावा अन्य पार्टियों के भी कुछ मुस्लिम विधायक थे, तो इन सभी मुस्लिम विधायकों ने मिलकर 26 जून 1947 को सिंध विधानसभा में पाकिस्तान के पक्ष में मतदान दे दिया, वोट दे दिया और सिंध विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अगर 1936 में सिंध अलग नहीं होता और वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता तो हिंदू बहुल राज्य होने की वजह से यह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाता। वैसे भी 1946 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर तौर पर पूरा राज्य ही भारत का हिस्सा बनता। खैर 1947 में जब सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो यहां हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। एक अनुमान के मुताबिक अकेले सिंध में करीब 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया गया और हजारों हजार सिंधी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और आज भी हम देखते हैं किस तरह से सिंध में हिंदुओं को मारा जाता है। इसकी वजह से सिंध से जो लाखों हिंदू थे वो बंटवारे के बाद भागकर भारत आ गए और शरणार्थी की तरह कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो इस सच्ची कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो आइए अब इतिहास से निकलकर आते हैं वर्तमान पर। तो पाकिस्तान के सिंध में इस वक्त जबरदस्त हिंसा का तांडव मच रहा है। सिंध की जनता पाकिस्तान की सरकार, सिंध की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर का घर जला दिया है, फूंक दिया है। प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को भी पीटा है। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक सिंध के 9 शहरों फिरोज जिले में पुलिस और एक सिंधी राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। इसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दोनों तरफ से कई लोग भी घायल हो गए। ये लोग पाकिस्तान की सरकार की सिंधु नदी पर नहर बनाने की योजना का पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार उनके हिस्से का पानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को दे रही है। इसी बात का विरोध करते हुए जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसके बाद तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ ट्रकों को लूट लिया और उनमें से कुछ को आग लगा दी। तो सड़क से लेकर मंत्री के घर तक आग ही आग इस वक्त सिंध में नजर आ रही है। तो सिंध में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां के गृह मंत्री अपना घर तक नहीं बचा सके। सिंध के प्रदर्शनकारियों ने राज्य के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर का घर जला दिया है। अपने हकों के लिए जुलूस निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर जब सिंध की पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें 2 लोग मारे गए। तो लोगों का गुस्सा राज्य के गृह मंत्री लंजर पर फूटा। भीड़ ने पहले तो उनके घर को घेरा, उसमें जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। दूर से ही धुएं की लपटें बता रही हैं कि यह आग कितनी भयानक थी। इस घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री लंजर का घर बचाने आए सुरक्षा कर्मियों की भी बुरी तरह से पिटाई की। आपको बता दें कि गृह मंत्री जिया उल लंजर
एक बहुत बड़े और बहुत ताकतवर नेता माने जाते हैं, बाहुबली उन्हें कहा जाता है। वो बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंजर के सुरक्षाकर्मी और कुछ गुर्गों ने पहले भीड़ पर गोली चलाई, जिसके बाद वो आग लगाने के लिए मजबूर हो गए। आप भी देखिए कैसे गृह मंत्री लंजर के गुर्गे खुलेआम भीड़ पर गोली चला रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सिंध प्रांत में यह बगावत क्यों फैल रही है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर बहुत पुरानी लड़ाई है। लेकिन इसी साल फरवरी में पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सिंध में आक्रोश फैल गया। पाकिस्तान की सरकार सिंधु नदी पर 6 नहरें बनाकर चोलिस्तान नाम के इलाके में हजारों एकड़ बंजर जमीन पर खेती करना चाह रही है। इस योजना के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण किया जाना है। लेकिन सिंध के लोगों का कहना है कि नहरों के जरिए सिंध के हिस्से का पानी पंजाब प्रांत में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी के विरोध में फरवरी में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। लेकिन जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के लोग डर गए। सिंध के लोगों का कहना है कि अगर भारत सिंधु नदी के बहाव को कम कर देता है तो पानी कम हो जाएगा और जो भी बचा हुआ थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हड़प लेगा और सिंध के खेत पानी के लिए तरस जाएंगे, वहां सूखा फैल जाएगा। इसलिए जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित किया, पूरे सिंध में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं पाकिस्तान के मशहूर अखबार पाकिस्तान टुडे के मुताबिक सिंध प्रांत पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। 1999 से 2023 के बीच सिंध को औसतन 40 से 41% जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंजाब में ये कमी 15 से 16% थी। इस जल संकट के कारण 2.5 मिलियन एकड़ खेत और फसलें अब सूखने की कगार पर है और सिंध उसके पहले जल रहा है। तो दरअसल सिंधु नदी पर जो नहरें बन रही हैं उसके पीछे पाकिस्तानी सरकार का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का हाथ है। सिंध के लोगों का आरोप है कि जिन इलाकों में नहरें बनाई जा रही हैं उस जगह की जमीन पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने पहले से ही खरीद ली है और नहरें बनाकर वो अपनी जमीनों के दाम आसमान पर पहुंचाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में पाकिस्तान की एक महिला वकील का क्या कहना है। एक मसला कॉरपोरेट फार्मिंग का मसला है कि जिसके अंदर बराह रास्त आपकी जो अस्करी अशरफिया है वो उसका हिस्सा है और कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर अब ये पाकिस्तान में लूट मार का एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं। लोगों को बताते हैं कि ये एक डेवलपमेंट और पाकिस्तान की तरक्की है और हकीकत ये है, एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो जमीनें हजार एकड़ जमीन अलॉट की जा रही है और वो जमीनें हासिल करने वाले 90% से जायद आपके फौजी हैं। अब ये रेगिस्तानों के ऊपर जो कब्जा कर रहे हैं और उधर से पानी वो सिंध से चोरी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये भी एक साजिश है। तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां की सियासत से लेकर नौकरशाही तक और सेना से लेकर न्यायपालिका तक पर पंजाबियों का दबदबा रहा है। यही वजह है कि 75 साल के दौरान पंजाब में कोई भी अलगाववादी आंदोलन नहीं उभरा, जबकि पंजाब को छोड़कर सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी अलग पहचान और पाकिस्तान से आज़ादी के आंदोलन होते रहे। आप सब जानते हैं कि 1971 में पंजाबियों के इसी वर्चस्व को पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने चुनौती दी थी और आखिरकार वो बांग्लादेश बनाकर ही माने थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखने की बजाय गलतियां दोहराने में ज़्यादा विश्वास रखता है, वो इसी में माहिर है। और आज भी पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं उनका जो वर्चस्व है वो इसी चुनौती का सामना कर रहा है, जो इसके 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 टुकड़े कर सकता है। ये पंजाबियत जो है ये पाकिस्तान के 5 टुकड़े करके मानेगी। इसलिए पाकिस्तान में पंजाब और पंजाबियों के वर्चस्व को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग पंजाबी, पश्तूनी और सिंधी बोलते हैं, लेकिन बंटवारे के तुरंत बाद पूरे पाकिस्तान की जुबान उर्दू कर दी गई, राष्ट्रीय भाषा उर्दू कर दी गई। भाषा की वजह से सिंधियों,
बलूच और पश्तूनों को नौकरियां मिलने में परेशानी होने लगी। उर्दू का बलोच, पश्तून और सिंधियों पर तो असर पड़ा, लेकिन पंजाबियों पर इसका खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि पंजाबियों ने फौज में, जो उनकी सेना है, उसमें अपना दबदबा कायम रखा था, जो उन्हें ब्रिटिश इंडिया की आर्मी से विरासत में मिला था। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना में जो हिस्सेदारी थी वो 29% का हिस्सा मिला था, जिसमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के पंजाब के लोग थे। पाकिस्तान बनाने के बाद भी यही ट्रेंड जारी रहा। आज भी एक आंकड़े के मुताबिक 70 से 80% जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पंजाब से आती है। और पाकिस्तान को 1972 में पहला पंजाबी आर्मी चीफ मिला। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के 6 आर्मी चीफ पंजाब से जुड़े रहे हैं, यानी 75 साल में 35 साल पाकिस्तानी सेना की कमान पंजाबियों के हाथ में रही है और पंजाबी दबाव में रही है। वो बाकी के साल भी आप जोड़ सकते हैं उसमें। और मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो अभी ताज़े बने हैं, आसिम मुनीर समेत 4 आर्मी चीफ भी पंजाब के ही थे। तो जो सेना में पंजाबियों की जो मजबूत पकड़ को दिखाता है, उसके हाथ में ही सेना और बाकी ताकत रहती है। अब आपको बताते हैं वहाँ की राजनीति पर पंजाबियों के दबदबे के बारे में। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की संसद है, उसमें 336 में से 173 प्रतिनिधि, 173 प्रतिनिधि यानी सांसद अकेले पंजाब से आते हैं। मतलब साफ है कि जिस पार्टी की पकड़ पंजाब में मजबूत होगी, वही पार्टी आमतौर पर चुनाव जीतेगी और देश की सत्ता पर काबिज होगी। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पंजाब से ही आते हैं और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के जो लिंक्स थे, जो उनके संबंध थे, वो पंजाब के जमींदार परिवार से ही थे। अयूब खान के समय जमींदारों को 500 एकड़ तक कृषि भूमि रखने की अनुमति मिली और नीतियों ने पंजाब के जमींदारों को फायदा पहुंचाया। मतलब पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही सब शुरू हो गया था। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भी जो कारखाने लगे, उन पर भी पंजाब के जमींदारों ने कब्जा कर लिया अपनी दौलत की बदौलत। और कुछ और आंकड़े देखिए, पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग का डेटा बताता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज में पंजाब के छात्रों की जो नामांकन दर है, वो पाकिस्तान के बाकी प्रांत के छात्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 2020 में पाकिस्तान के शीर्ष 5 जो विश्वविद्यालय हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़, उनमें 55% पंजाब के छात्रों का एडमिशन हुआ था, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 15% से भी कम छात्रों को यहाँ प्रवेश मिला। और मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ ये बताती है कि राष्ट्रीय टेलीविज़न पर जो उनका जो PTV है, उसमें 70% कंटेंट पंजाबी या उर्दू में होता है। अब आप समझ गए होंगे कि चाहे सियासत हो या सेना हो या शिक्षा हो या नौकरी हो या मीडिया हो, ये सरकार की नीतियाँ, हर जगह पंजाब का दबदबा साफ नज़र आता है। और इन्हीं वजह से पंजाब को डेवलप होने का मौका मिला, लेकिन पंजाब के मुकाबले सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पिछड़ने लगे और आज उनका हाल हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बगावत की चिंगारी अब लावा फूट कर बह रही है। तो विश्व सिंधी कांग्रेस के सदस्य हिदायत भुट्टो का कहना है कि सिंधु जल बंटवारे के मामले में भी पाकिस्तान ने सिंध के हितों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और सिर्फ पंजाब को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिन बांधों और बैराजों का निर्माण किया, उससे सिर्फ पंजाब को फायदा हुआ और सिंध की खेती पूरी तरह से तबाह हो गई। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिंध के जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान ने कभी भी एक दिन भी जो है उसके इंटरेस्ट के लिए जो है वो नहीं सोचा और उनका जो है इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब का इंटरेस्ट है। जब से पाकिस्तान बना है तो उन्होंने जो है वो सिंध के जो बर्बादी के दिन हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं। 1945 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक जो 5 दरिया पंजाब के वो सिंधु में आकर जो है वो शामिल होते थे, उसमें जो है 25% जो है वो पानी का हिस्सा जो है वो सिंध को मिलता था। उसके बाद जो है वो 2 दरिया जो है वो हिंदुस्तान को चले गए और पाकिस्तान ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया और मगरबी जो है 3 दरिया इंक्लूडिंग इंडस वो जो है पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान ने वहाँ पर डैम बनाना शुरू किए, लिंक कैनाल्स बनाना शुरू किए, बैराजेस बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है हमारी डेल्टा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जो खुशहाल तरीन लोग होते थे वो जो हैं वो बिल्कुल वीरान हो गए। हमारे जो साहिली शहर थे इंक्लूडिंग केटी बंदर वो जो हैं तबाह हो गए।
तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भले ही कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताते हो, लेकिन पाकिस्तान के गले की असली नस है उसका सिंध प्रांत। और अगर ये सिंध प्रांत पाकिस्तान से अलग हो गया तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही नहीं बचेगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से सिंध ना केवल पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि कंगाल पाकिस्तान की असली कमाई सिंध से ही होती है। सिंध पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी राजधानी कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी माना जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इतना ही नहीं, सिंध का पाकिस्तान के इतिहास में भी बहुत महत्व है। जिस इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान टिका हुआ है उसका भारतीय उपमहाद्वीप में पहला महत्वपूर्ण कदम सिंध में ही पड़ा था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अब्बा हजूर मोहम्मद अली जिन्ना भी सिंध के कराची के ही रहने वाले थे। और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कराची को ही देश की राजधानी बनाया गया था। और सिंध में होने वाली खेती से पाकिस्तान का पेट भरता है और इस राज्य की इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की जो छोटी सी गुल्लक है उसमें पैसा भरती है। यानी सिंध हाथ से गया तो पाकिस्तान भी गया। तो सिंध सूबे के सिंधी बीते 7 दशकों से अपने लिए अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सूबा होने के बाद भी सिंध को पंजाब की तुलना में केंद्र से यानी इस्लामाबाद से कम पैसा मिलता है। सरकारी नौकरियों में उन्हें कम अवसर दिए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार स्वतंत्र सिंधु देश का आंदोलन क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। तो देखिए, पाकिस्तान से स्वतंत्र सिंधु देश बनाने की मांग पहली बार बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 में सिंधी नेता जीएम सईद ने उठाई। उन्होंने जीए सिंध मुत्तहिदा महाज़ अवाल की स्थापना की। बाद में कुछ अलगाववादी संगठन इस बैनर के तले इकट्ठा हो गए और नए संगठन का नाम रखा गया जीए सिंध मुत्तहिदा महाज़। जीएम सईद ने न सिर्फ सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी, बल्कि जीवन भर वो सिंध के लोगों की पहचान और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। सईद की नज़र में पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया सिंध विरोधी था, लिहाजा उन्होंने इसका विरोध किया और इस वजह से उन्हें जिंदगी के लगभग 35 साल नज़रबंदी में बिताने पड़े। और 1995 में नज़रबंदी के दौरान ही कराची में जीएम सईद की मौत हो गई। साल 2000 में जीए सिंध मुत्तहिदा महाज़ का शफी मोहम्मद वारफत के नेतृत्व में पुनर्गठन हुआ। उन्होंने राजनीतिक धड़े के साथ ही हथियारबंद धड़े को भी खड़ा किया। इसका नाम था सिंध लिबरेशन आर्मी, जिसके बाद विद्रोह और तेज हो गया। लेकिन 2003 से पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों ने सिंध में हो रहे विद्रोह को दबाना शुरू किया, कुचलना शुरू किया। कई अलगाववादी नेता लापता हो गए और बारफत समेत कई सिंधी नेताओं को पश्चिमी देशों में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। और जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट, जीए सिंध मुत्तहिदा महाज़ के अलावा जीए सिंध कौमी महाज़ और जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जैसे कई संगठन अलग सिंधु देश आंदोलन को धार देने में जुटे हैं। इनका मानना है कि पाकिस्तान सिंध प्रांत को अपने उपनिवेश की तरह मानता है और वैसा ही बर्ताव सिंधी लोगों के साथ करता है। इसलिए वो पाकिस्तान से सिंध की आज़ादी के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे। तो सिंध के लोगों में पाकिस्तान की सरकार और सेना को लेकर कितना गुस्सा है वो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कब का है, डीडी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। इसमें सिंध के लोग पाकिस्तानी सेना के काफिले को रोक रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ अपना दुश्मन बता रहे हैं, बल्कि वो ये नारा भी लगा रहे हैं कि ये जो सेना की वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। आप भी देखिए ये वीडियो। पाकिस्तान आर्मी की अभी तो तुम्हारे मुल्क के जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। जिंदा है मुज़ाहमत, जिंदा है, ये गोलियां खाकर जिंदा है, ये लाठियां खाकर जिंदा है, जिंदा है मुज़ाहमत, जिंदा है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कुनार नदी पर डैम बनाकर अब कैसे अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तरफ बहने वाली कुनार नदी के पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान पहले ही भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को स्थगित करने की वजह से दहशत में है, और ऐसे में कुनार नदी पर अगर यह डैम बन जाता है तो पाकिस्तान को और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और पाकिस्तान में जलालाबाद के पास से काबुल नदी में जाकर मिलती है, जो पाकिस्तान के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। माना जा रहा है कि कुनार नदी पर बांध बनाने से काबुल नदी के जल प्रवाह में 16 से 17% तक कमी आ सकती है, जो पाकिस्तान के में पानी जाता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।